नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको इतिहास को पढ़ाऊंगा। पहली बात तो हमको समझना क्या है, इतिहास होता क्या समझना है, इतिहास होता क्या है। बीते हुए समय में घटित हुई घटनाएं क्या कहलाती हैं, इतिहास कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, इतिहास कहलाती हैं। लेकिन बीती हुई प्रत्येक घटना क्या है, बीती हुई प्रत्येक घटना इतिहास नहीं होती है। क्या है, प्रत्येक घटना इतिहास नहीं होती है। इतिहास वही बनाता है, क्या है, इतिहास वही बनाता है या इतिहास वही होता है जिससे समाज में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन होता है। क्या होता है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन होता है, वही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। पहली बात तो समझना है कि इतिहास की परिभाषा को लेकर विद्वानों में मतभेद है या इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन हमको एक ही परिभाषा को ध्यान रखना है, वह है इतिहास के शब्दकोश के अनुसार। इतिहास के शब्दकोश के अनुसार इतिहास वह होता है जिसमें हम बीती हुई घटना का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, वही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इतिहास लेखन कार्य उन्होंने ही प्रारंभ किया था। आपको समझ में आया कि इतिहास होता क्या है और इतिहास के पिता कौन है, हेरोडोटस है। अब हमको समझना है कि इतिहास का विभाजन कैसे हुआ। क्या है, इतिहास का विभाजन कैसे हुआ। इतिहास का विभाजन कई तरीके से हुआ है। क्या है, इतिहास का विभाजन कई तरीके से हुआ है, जिसमें से आपसे दो तरीके अभी तक पूछे जा चुके हैं और तीसरा तरीका आपसे पूछे जाने की उम्मीद है। पहला जो है वह पहला पूछा गया है कि कोपेनहेगन संग्रहालय के अनुसार, क्या है, कोपेनहेगन संग्रहालय के अनुसार किसने इतिहास को विभाजित किया है। क्या है, इतिहास को विभाजित किया है। तो एक इतिहासकार है थॉमसन। क्या है, एक इतिहासकार है थॉमसन। उन्होंने इतिहास को तीन भागों में बांटा है। पहला है पाषाण काल, क्या है, पाषाण काल, और दूसरे नंबर पर है कांस्य काल। क्या है, दूसरा है कांस्य काल और तीसरा है लौह काल। क्या है, लौह काल। यह डिवीजन किसके अनुसार है, थॉमसन के अनुसार। क्या है, थॉमसन के अनुसार। और इन्होंने किसके अनुसार कहा है, कोपेनहेगन संग्रहालय के अनुसार। क्या है, कहा है, कोपेनहेगन संग्रहालय के अनुसार इसका डिवीजन क्या है। दूसरा डिवीजन क्या है, दूसरा डिवीजन इतिहास का सांस्कृतिक आधार पर हुआ है। किसके आधार पर हुआ है, दूसरा डिवीजन इतिहास का सांस्कृतिक आधार पर हुआ है। और सांस्कृतिक आधार पर इतिहास को भी तीन भागों में ही बांटा गया है। पहला डिवीजन है प्राचीन इतिहास और दूसरा डिवीजन है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा डिवीजन है जिसे कहा जाता है आधुनिक इतिहास। तो सांस्कृतिक इतिहास मतलब सांस्कृतिक रूप से इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन इतिहास, क्या है, प्राचीन इतिहास, और दूसरा क्या है, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा है आधुनिक इतिहास। क्या है, तीसरा है आधुनिक इतिहास। पहला हमने क्या पढ़ा, कोपेनहेगन के अनुसार तीन भागों में इतिहास को बांटा गया है, पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। और दूसरा डिवीजन सांस्कृतिक आधार पर पढ़ा, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इन दो डिवीजन के बारे में अभी हमसे पूछा गया है। और एक और डिवीजन है जिसके बारे में हमको जानना है कि पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर क्या पूछा जा सकता है, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इतिहास का विभाजन कितने भागों में किया गया है। क्या पूछा जा सकता है, पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार पर इतिहास का विभाजन कितने भागों में किया गया है। तो वो भाग है तीन। क्या है, वो भाग है तीन। और किसके अनुसार, पुरातात्विक, किसके,
पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार, क्या है, पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार इतिहास को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला डिवीजन है प्राग ऐतिहासिक काल, क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल, इसे ही क्या कहते हैं, प्री हिस्टोरिक एज। क्या कहते हैं, प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज वह काल होता है जिसमें हमें लेखन कला के या लेखन के प्रमाण नहीं मिलते हैं और इसकी जानकारी का एकमात्र स्रोत क्या है, पाषाण उपकरण, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, प्राग ऐतिहासिक काल। और इसका जो उदाहरण है वह है पाषाण काल। क्या है उदाहरण इसका, क्या है, पाषाण काल। क्योंकि पाषाण काल में हम जब अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं या सीखते हैं, तो हम किसके ऊपर जानते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं, पाषाण उपकरणों पर या फिर हमारे द्वारा प्रयोग की गई हुई चीजों के अनुसार ही किसका अध्ययन करते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल का अध्ययन करते हैं। और इसका दूसरा जो डिवीजन है, इसका जो दूसरा जो डिवीजन है उसे कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। क्या कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को प्रोटो हिस्टोरिक एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटो हिस्टोरिक एज कहा जाता है। प्रोटो हिस्टोरिक एज वह काल होता है जिसमें हमें लिखित विवरण तो प्राप्त हुए हैं, क्या है, लिखित विवरण तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और इसके उदाहरण है हड़प्पा सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता। और इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस में कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है, और ऑप्शन में रखा था प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, और लास्ट ऑप्शन था नॉन ऑफ दिस। तो हमको क्या समझना है कि सिंधु सभ्यता से लिखित साक्ष्य के तो प्रमाण मिले हैं, लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल। क्योंकि सिंधु सभ्यता से जो अभिलेख या जो लिपियां मिली हैं उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए उसे किसके अंतर्गत रखा जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट जो है उसे कहते हैं ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वह काल होता है जिसमें हमें लिखित विवरण मिलते हैं। क्या है, जिसमें हमें लिखित विवरण मिलते हैं और उसे पढ़ा भी जा सका है, वह काल क्या कहलाता है, ऐतिहासिक काल कहलाता है। इसे इंग्लिश में हिस्टोरिक पीरियड या हिस्टोरिक एज कहा जाता है। आपको समझ में आया, पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। दैट्स ऑल। नेक्स्ट जो आपसे पूछा जाता है, क्या है, नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया है कि इतिहास का धार्मिक आधार पर, क्या है, इतिहास का धार्मिक आधार पर किसने विभाजन किया है। क्या पूछा गया है, इतिहास का धार्मिक आधार पर किसने विभाजन किया है। तो एक इतिहासकार है जे.एस. मिल। क्या है, जे.एस. मिल। इन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। पहला उन्होंने बांटा है, प्राचीन काल को हिंदू काल की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी गई है, हिंदू काल की संज्ञा दी है। जबकि दूसरा जो काल है उसे इस्लाम काल की संज्ञा दी है। और तीसरा जो डिवीजन किया है उन्होंने, उसे कहा है ईसाई काल ऑब्लिक उपनिवेश काल कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा देखा कि जो प्राचीन काल में जिन लोगों ने शासन किया है वह किस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, वो हिंदू धर्म से बिलोंग कर रहे थे या हिंदू धर्म के थे। इसलिए पहले काल या प्राचीन काल को उन्होंने क्या कहा, हिंदू काल कहा। जबकि दूसरे काल को क्या कहा, इन्होंने इस्लाम धर्म कहा। क्योंकि मध्यकालीन इतिहास में जो शासन हुआ है वह किसके द्वारा हुआ है, अधिकतर वह इस्लाम धर्म के शासकों द्वारा ही किया गया है। लेकिन यहाँ पर क्षेत्रीयता प्रभावित रही है, एक तरफा इस्लाम ने शासन नहीं किया है। जबकि अंतिम जो समय है, जो अंतिम डिवीजन है, जिसे कहा गया है ईसाई काल या उपनिवेश काल, इसलिए कहा है क्योंकि भारत में
आधुनिक समय में विदेशियों का आगमन हुआ। क्या हुआ? विदेशियों का आगमन हुआ और विदेशियों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही प्रमुखता को हासिल कर सके। क्या करे? प्रमुखता को हासिल कर सके और इसी ने क्या किया? भारत पर शासन किया। इसलिए जे.एस. मिल ने इस तीनों को इस तरीके से बांटा। समझ में आई बात कि जे.एस. मिल ने इतिहास को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कौन से? हिंदू, इस्लाम और ईसाई में इतिहास को बांटा। समझ में आई बात? इतिहास में हम 2 धारणाओं को पढ़ते हैं। कितने? 2 धारणाओं को पढ़ते हैं और 2 धारणाओं में हम किसको किसको पढ़ते हैं? पहले तो हम पढ़ते हैं सार्थक धारणा को। किसको पढ़ते हैं? सार्थक धारणा को पढ़ते हैं। और सार्थक धारणा वह होती है, या पॉजिटिव कॉन्सेप्ट वह होता है जिसमें हम देखते हैं कि शासकों द्वारा जो अच्छे कार्य किए गए हैं उसे हम क्या करते हैं? दोहराने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अशोक ने धम्म के माध्यम से समाज में समानता लाने का कार्य किया। क्या किया? समानता लाने का कार्य किया। हम वैसी ही नीति को आज भी लागू करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आधुनिक जो सरकार है वह भी किसकी बात करती है? कि सर्वधर्म संभाव की बात करती है, विश्व बंधुत्व की बात करती है। वो पहले कॉन्सेप्ट किसका था? अशोक का था, लेकिन आज उसका हम दोहराव करने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो व्यक्ति है अकबर है। अकबर की भी नीति क्या थी? सुलह एक कुल की नीति थी, जिसके माध्यम से अकबर ने समाज में समानता लाने की कोशिश की। नेक्स्ट, दूसरा जो थॉट है उसे कहते हैं निरर्थक। क्या कहते हैं? निरर्थक कहते हैं। और निरर्थक को निगेटिव कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निगेटिव कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हम उन घटनाओं का दोहराव नहीं करते हैं जिससे समाज में बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मध्यकालीन इतिहास में आपने 2-3 नाम सुने होंगे। पहला नाम आपने सुना होगा तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक। क्या है? फिरोज शाह तुगलक। उसने क्या किया है? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया और उसने क्या किया? हिंदुओं पर कट्टरता से कार्य करने की कोशिश की। इसलिए क्या है? उसका शासन जो है वो क्या रहा है? सामाजिक कठिनाइयों से जूझता हुआ दिखाई देता है। दूसरा जो शासक है सिकंदर लोदी। कौन है? सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी के समय भी ऐसी ही घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। और तत्पश्चात एक व्यक्ति और आता है जिसका नाम आता है औरंगजेब। औरंगजेब मुगल वंश का अंतिम प्रमुख या महत्वपूर्ण शासक माना जा सकता है और उसी ने क्या किया है? मुगल डायनेस्टी में सर्वाधिक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया और उसी साम्राज्य के तहत उसने क्या किया? हिंदुओं पर अत्यधिक कर थोपे या फिर उनके साथ कड़ाई से व्यवहार किया। इसलिए क्या किया जाता है कि हम उन चीजों से बचने की कोशिश करते हैं। इसलिए सकारात्मक और नकारात्मक में हम सार्थक वाले को दोहराव करने की कोशिश करते हैं, जबकि निरर्थक या नकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू को हम क्या करते हैं? दोहराव करने की कोशिश नहीं करते। दैट्स ऑल। थैंक यू। आपने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। थैंक यू।